हेलो, नाइन्थ क्लास। जय श्री कृष्णा। और नाइन्थ क्लास में सेकंड चैप्टर का रिवीजन हम कर यहाँ पे कर रहे हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के बारे में हमें बात करनी है। बड़ा आसान सा चैप्टर है। देखिए, एटम क्या होता है। एटम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। दो वर्ड हैं, एटम है, एक मॉलिक्यूल है। एटम छोटा है, मॉलिक्यूल एटम से थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत छोटा ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। तो एटम क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट सबस्टेंस विच हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हों और तत्व का छोटे से छोटा कण हो, वो कहलाता है एटम। और अब बात है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में ग्रुप ऑफ एटम विच कैन बी रिप्रेजेंट विच कैन बी लिव इन फ्री स्टेट, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कुछ परमाणुओं का ऐसा समूह जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आज 14 जुलाई, क्लियर, 14 जुलाई में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सॉरी, 15 जुलाई में, 15 जुलाई में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। 15 जुलाई के लिए आपका जो चैप्टर है, वीडियो है, ये तैयार की जा रही है। तो मॉलिक्यूल बता दिया। और इसमें कुछ लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये क्या कहता है, बाय दिस लॉ द कंपाउंड आर मेड बाय डिफरेंट एलिमेंट बाय ए फिक्स रेशो। देखिए, कोई भी कंपाउंड जो बनेगा वो अकेले तत्वों से तो मतलब अकेले मेटल या नॉन मेटल से तो बनने से रहा। तो जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बनेगा। और जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बनेगा तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो एक फिक्स रेशो में होंगी। क्योंकि अगर फिक्स रेशो नहीं होगी ना, तो जो एटम का जो कंपाउंड है वो बनेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने बनाया वाटर। वाटर रोज़मर्रा की चीज़ है, पानी सभी पीते ही हैं। हम्म? पानी पीने के काम आता है। और हैं, रहीम जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए। हिंदी में पढ़ा देता हूँ मैं कुछ, कभी कभी हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ा लेता हूँ। तो अब आप पढ़ रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून। तो ये अलंकार की बात थी। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पानी का फार्मूला भी इम्पोर्टेंट होगा। अब साइंस में आते हैं तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। मीन मतलब क्या है H2O का। जो हाइड्रोजन है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम हैं। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, एक एटम है। तो हाइड्रोजन के दो एटम और एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 है। और एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बाय मास, मास के अकॉर्डिंग रेशो 2:16 हो गई, जो कि सिंपल रेशो में आई 1:8। अब क्या है होता है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो कंपाउंड बनेगा, यानी कि जो वाटर बनेगा, वाटर दो ही चीज़ों से मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कन्फर्म। उसके बाद दूसरी बात, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो मास के अकॉर्डिंग 1 रेशो में होना चाहिए, और जो ऑक्सीजन है वो 8 रेशो में होना चाहिए। अगर इससे ये रेशो चेंज होती हैं, जैसे कि 1 रेशो की जगह 2:8 ले लें, नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। ठीक है। 1:7 ले लें, नहीं बनेगा। 2:16 ले लें, नहीं बनेगा। तो 1:8 की रेशो, 2:16 तो वही हो गया, यही 1:8 हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होता है। ये ला कह रहा है, कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा ला कह रहा है बच्चों इसे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब है स्थिर, कंजर्व का मतलब है स्थिर। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यानी मास फिक्स है। अब क्या कह रहा है ये इस रूल में
ये कहता है दी फॉर द एलिमेंट केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, और ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के कितने 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने 2 एटम, और मास के अकॉर्डिंग कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 कितना हो गया 44, और CO2 में ये भी कितना आ गया 44। दोनों का एटॉमिक मास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम आ जाएगा। तो ये कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी होती है। तो डाल्टन की एटॉमिक डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन पोस्टुलेट्स को आपको पढ़ना है। ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम। हर चीज़ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, और ये सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब है विभाजित नहीं होती। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये डाल्टन ने सबसे पहले दिया था। आज के डेट में तो आप जानते हैं एटम के जो है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो बात थी उन्होंने ये कहा कि परमाणु क्या है, एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, अविभाजित कण है, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो उसे पैदा किया जा सकता, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, अच्छा आफ्टर ऑल, और दूसरी थर्ड पॉइंट का एटम्स आर गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है, कोई भी आपको एटम वो दे दिया गया, कंपाउंड दे दिया गया, या फिर मेटल दे दिया गया, या फिर नॉन मेटल कंपोनेंट कोई भी है, ठीक है, तो उसके सारे के सारे एटम किससे, मास के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे। जैसे एल्युमिनियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ। अब पोटेशियम की बात है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मास है 39। तो 19 और 39 ही होगा हर एक का, हर एक में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही प्रोटॉन होंगे, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, उसका एटॉमिक वेट मास इतना होगा, एटॉमिक नंबर इतना होगा, एटॉमिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। एक ही एलिमेंट के, एक ही पदार्थ के सभी एटम का आकार, आकृति, शेप, साइज सब कुछ सेम होगा, मास भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन ए रेस ऑफ स्मॉल होल नंबर। जैसे कि ये कह रहा है कि होल नंबर में कंबाइन होंगे, ऐसे फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ है H2O है, तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन अगर 1 रह जाए तो ऑक्सीजन हाफ नहीं होगा, ये कह रहा है ये, ठीक है। HO हाफ ऐसे लिख दें, ये कहीं कोई फार्मूला H2O तो होगा, ये तो राइट है, लेकिन H आधा रह गया तो ऑक्सीजन भी, जब हाइड्रोजन आधे हो गए तो ऑक्सीजन हाफ हो जाएंगे, ऐसे ये कोई फार्मूला नहीं है, ये जो है फार्मूला नहीं है। जो ट्रू फार्मूला ये है कि फ्रैक्शनल होल नंबर में होंगे, ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है। रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर होंगे। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको ये टेबल याद करनी है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद हों,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसियाँ सभी कुछ आपको याद होना चाहिए। और ये 2 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। पता नहीं मुझे अब ये इस वीडियो में आई हैं या नहीं आई हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों का और एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का टोटल सम क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर हो गया। देखिए प्रोटॉन का होंगे न्यूक्लियस में होंगे, और न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अगर हम सम कर देते हैं तो हम आ जाते हैं एटॉमिक मास नंबर पे, और केवल प्रोटॉनों को रहने देते हैं तो वो रह जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर उसका एटॉमिक नंबर। तो आज की वीडियो यहीं पर अब मैं आपको इसको फिनिश करने जा रहा हूँ। आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है बच्चों, और इस टेबल को अच्छे से अपना पहले उतार लें अलग से, और उसके बाद इसे लर्न कर लें। वैसे तो 8th क्लास में ये करा दी गई होगी, लेकिन नहीं भी कराइए या कराइए, दोनों कंडीशन में आपको ये लर्न करनी है।